गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका एम एजुकेशन के अंदर, एम एड के अंदर और पी एड के अंदर पूछा जाता है। कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है, चाहे वो 16 मार्क्स के लिए हो या फिर 2 नंबर के लिए भी कई बार बन जाता है, 4 नंबर के लिए भी कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यूजीसी नेट के अंदर भी कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर टॉपिक रहते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर यूनिट है वो है आपका रिसर्च। रिसर्च के ऊपर हम बात करें, रिसर्च क्या होती है और क्या क्या उसके टाइप होते हैं, किस तरह से हम रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस लिए ये इम्पोर्टेंट जो रहती है हमारी रिसर्च पोर्शन के अंदर रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका मीनिंग हम जानेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मीनिंग क्या है। यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू accurately and systematically describe a population situation or phenomena. It answer the what rather than why of the research subject. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपने देखना है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसके अंदर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारे जो हाइपोथेसिस होती हैं टेस्ट की, या फिर जो फैक्ट्स होते हैं हमारे, या जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर जो रिलेशनशिप होते हैं जो सब्जेक्ट के और इसके अंदर जो हम कह सकते हैं हमारे इन्वॉल्व रहती हैं, और ऑब्जर्वेशंस होगी हमारी, या फिर जो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, केस स्टडी होगी हमारी किसी इंडिविजुअल के ऊपर। अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो केस स्टडी के अंदर आता है। ठीक है, जो को रिलेशनल मेथड होता है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। कोई इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी, वो सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से देख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारा रिसर्च टॉपिक के अंदर, तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें इसकी, तो इट हेल्प्स टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा जो होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे रिसर्च के अंदर। अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो ये वेस्ट है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर, जिसके द्वारा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो करंट कंडीशंस और सिचुएशन है किसी भी इशू की, उसके ऊपर जो है हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के द्वारा जो है वो हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करवाता हमें बेसिस ऑफ द फर्दर एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये जो हमारा ये पॉइंट है, इसके अंदर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो रिसर्च मेथड रहता है, जिसके अंदर हम सोसाइटी के अंदर जाके वहाँ की कंडीशंस को जो हमारा, चाहे वो कोई क्वेश्चनेयर हम फॉर्म करें या फिर इंटरव्यू मेथड हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से जो है हम डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर जो एक अपनी समझ बनाते हैं। जैसे हम इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं आपको, जो पॉलिसीज़ बनती हैं हमारी देश के अंदर, या फिर एजुकेशन पॉलिसी अगर बनेगी तो हम अ, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोसाइटी में जाके क्या करंट टाइम के अंदर हमारे देश के लिए ज़रूरत है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस तरह से हम बेहतर काम कर सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में। तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है सबसे पहले पूरे जो हमारे सिस्टम है उसको देखती है कि क्या क्या कमियाँ जो हैं हमारे करंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर है, भविष्य के अंदर हम किस तरह से जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं हमारी, वो सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो है वो सॉल्यूशन जो है उसका दिया जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यूज़फुल कहाँ पे रहने वाली है, सबसे पहले हमने डिस्कस भी किया था, पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशनल प्लानिंग जो होती है हमारी, या फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज जो होती हैं, मार्केट को किस तरह से हमने चलाना है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो हम ये जान सकते हैं कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारा रिसर्च का डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसको ज़्यादा हम इलेबोरेट नहीं करेंगे, या आप अपने शब्दों के अंदर जो है इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ जो है ये स्टेप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से होते हैं ये आपने पेपर के अंदर लिखने हैं और अपनी वर्डिंग के अंदर इसको डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फर्स्ट पॉइंट रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, का दिक्कत क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर रिव्यू लिटरेचर जो हमारा होता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे जितने भी रिसर्च आज तक हुई है, या फिर जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, या कुछ इस तरह की जितनी भी दिक्कतें हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो होंगे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो रिसर्च है उसका किस तरह का डिज़ाइन होगा वो हम चूज़ करेंगे। हम केस स्टडी करेंगे या फिर सर्वे होगा हमारा, या क्या होगा, उसके ऊपर जो बात रहेगी हमारी वो सिलेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन मेथोडोलॉजी क्या रहेगी हमारी रिसर्च की, वो डिस्कस होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेलेक्ट द पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सैंपल साइज़ क्या रहेगा, कितने पॉपुलेशन के ऊपर हम जो है रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। 200 लोगों के ऊपर कर रहे हैं, 1000 लोगों के ऊपर कर रहे हैं, या फिर किस तरह की हमारी कितनी जो रिसर्च है वो रहने वाली है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर ये बेस्ड रहने वाली है बेसिकली, जो हमारा सिलेक्ट पॉपुलेशन एंड सैंपल वाला जो पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें डेवलप द टूल्स फॉर द कलेक्शन। अब इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने जो टूल बनाने होते हैं। टूल के अंदर क्या रहेगा, जैसे हम एक क्वेश्चनेयर बना देते हैं, हमारे कुछ एक टॉपिक को लेकर हम क्वेश्चनेयर सेट करेंगे। कोई 20 से या 30 40 50 जितने भी आपका सैंपल साइज रहेगा, उतने क्वेश्चन बना के आप सोसाइटी के अंदर उसको लोगों के अंदर लेके जाएंगे। वो आपको उसके आंसर्स देंगे। उस आंसर के बिहार पर आपका जो डाटा कलेक्शन होगा उसके ऊपर जो है आप काम करेंगे। तो टूल जो होंगे डाटा कलेक्ट करने के, वो कौन कौन से होते हैं हमारे? क्वेश्चनेयर हो गया, इंटरव्यू बेस्ड हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रेटिंग स्केल, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी डाटा कलेक्शन टूल के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट वही पॉइंट आ गया हमारा डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट जो कलेक्ट डाटा करते हैं हम, उसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर भी हम कहीं ना कहीं मेथड्स लगाएंगे, ठीक है, किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है हमने। फिर एंड में जो होगा वो हमारे पास जो डाटा आएगा उसको हम एनालाइज करेंगे, और जो स्टैटिस्टिकल हमारी टर्म्स होती है, जैसे उसका मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उसको यूज़ करते हुए उसके जो रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर हम लेके आएंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इंटरप्रिटेट एंड रिपोर्ट द रिजल्ट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, ये हर जो हमारा रिसर्च का टॉपिक होगा, हर उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सिमिलर ही माने जाते हैं। ये जितने भी स्टेप है हमारे, इसी तरह से जो वो रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारा रिसर्च फील्ड के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अभी तक जितना हमने पढ़ाया है वो समझाया होगा। हालांकि हमारा टॉपिक बहुत लंबा है, हम जल्दी से इसको कवर करते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है हमारा टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है उसके क्या क्या टाइप है हमारे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वो है हमारा सर्वे मेथड। इसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं लार्ज ग्रुप के द्वारा। टूल जो होंगे हमारे, इसके अंदर क्वेश्चनेयर हो गया, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें रहेंगी हमारी, वो सारी सर्वे मेथड के अंदर आएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो सेंसस होता है, या फिर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, जो हमारे डाटा होते हैं वो सारे इसके अंदर ही आते हैं हमारे सर्वे मेथड के अंदर। कोरिलेशन स्टडी मेथड हो गया, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये कोरिलेशन मेथड के अंदर आपका आता है। इसके अंदर हम एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी स्टूडेंट। इसकी टूल की अगर हम बात करें, जो स्टैटिस्टिकल टूल होता है हमारा, वो कोफिशिएंट और स्कैटर प्लॉट्स, इस तरह के जो हमारे टेस्ट होते हैं वो सारे कोरिलेशन मेथड के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम
कंपैरिजन करते हैं किसी दो इंडिविजुअल का या फिर दो से ज़्यादा लोगों का एक साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आज की दौर में अगर हम देखें तो ये केस स्टडी मेथड जो है हमारा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए भी माना जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल को अगर आपने आगे लेके जाना है तो आप उसके ऊपर केस स्टडी मेथड जो है वो लगा सकते हैं। ये एक डेप्थ स्टडी है इंडिविजुअल की, ग्रुप की, इंस्टीट्यूट की और कम्युनिटी की। ठीक है, तो केस स्टडी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके अंदर आपका 2 नंबर का सवाल भी बन सकता है पेपर के अंदर, या 1 नंबर या 2 नंबर वाले जो सवाल होते हैं वहाँ पर भी ये सवाल पूछा जाता है। तो आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि स्टडी होती क्या है। अगर हम बात करें तो ये कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस है। ठीक है, किसी पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक रेयर और यूनिक फिनोमिना है। केस स्टडी ऑफ अ चाइल्ड विद द रेयर लर्निंग डिसऑर्डर। ये देखो एग्जांपल भी यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा केस स्टडी मेथड रहता है बेसिकली इसकी बात करें तो जो हमारे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड हों या फिर एक वो होते हैं क्या बोलते हैं हम उसको, डिसेबल्ड चाइल्ड हो गए या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी हम केस स्टडी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया हिस्टोरिकल रिसर्च आ गई, जिसके अंदर हम जानेंगे कि मीनिंग क्या है इसका। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व स्टडिंग द पास्ट इवेंट ट्रेंड्स एंड इशू टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड पॉसिबली प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स। तो हिस्टोरिकल डाटा की अगर हम बात करें, रिसर्च की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रिसर्च के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमारी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उससे हम कहीं ना कहीं सीख लेते हुए प्रेजेंट टाइम के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं और भविष्य के अंदर किस तरह का हमारा काम जो है वो रहने वाला है वो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के थ्रू जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पर फैक्टर्स यूज़ करते हुए उसको ले सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। Involves systematic collection and evaluation of data from the past, focused on the authenticity and accuracy of the sources। अब यहाँ पर ऑथेंटिक जो हमारा डाटा कौन सा रहेगा, हम अगर हिस्ट्री से, किसी लिटरेचर से, किसी बुक से या फिर कहीं से भी डाटा हम उठा रहे हैं तो उसका जो होगा हमें रेफरेंस जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डाटा की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी बेस्ड ये रहता है हमारा, जो हमने इससे पहले पढ़ा वो हमारा प्राइमरी डाटा के ऊपर बेस्ड रहता है। और हिस्टोरिकल डाटा की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी जो हमारी पास्ट के अंदर जो है स्टडीज़ हुई हैं उसको ले जाते हुए प्रेजेंट के अंदर हमारी सिचुएशन के साथ कोरिलेट करके हम उस चीज़ को जो है हम लेकर आते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है इसकी, ये हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है कि इसका जो प्रॉब्लम है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, डेवलपमेंट कहाँ से हुई है और करंट में क्या प्रैक्टिस इसकी हो रही है। तो हिस्टोरिकल डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट और इंसाइट ऑफ द प्रेजेंट डिसीजन। ठीक है, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स पैटर्न्स एंड चैलेंजेस ओवर टाइम। तो हिस्टोरिकल डाटा से हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रॉब्लम का ट्रेंड क्या रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर के अंदर क्या उसके परिणाम होने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहता है। स्पोर्ट करिकुलम डेवलपमेंट एंड पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, तो पॉलिसी चेंजेस के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेप्स क्या रहते हैं, हमारे स्टेप्स रहेंगे इसके अंदर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस। हाइपोथेसिस इसके अंदर हमें देनी पड़ती है। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ डाटा, इवेल्युएट सोर्स, जो हमारा क्रिटिसिज्म होगा, इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो होगा वो सारा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा, इंटरप्रेट डाटा। नेक्स्ट आ गया हमारा सिंथेसिस एंड रिपोर्ट फाइंडिंग। तो क्रिएट अ नैरेटिव और सपोर्ट ऑफ फाइंडिंग्स। सिंथेसिस ऑफ रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स के अंदर ये पॉइंट रहेगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा रहेगा इसके अंदर टाइप ऑफ द डाटा। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो इसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज भी रहेंगे हमारे, इसके अंदर हम जो हमारा डाटा रहेगा वो हमारा
इवेंट्स के ऊपर बेसिस रहेगा, जैसे लेटर्स हो गए, डायरीज होगी, फोटोग्राफ्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर ऑटोबायोग्राफी होगी किसी की, आई विटनेस रिपोर्ट हो गई या फिर इंटरव्यू, न्यूज़पेपर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें रहेंगी ये हमारा प्राइमरी रिसोर्सेज रहेंगे हिस्टोरिकल डाटा के अंदर। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारे सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्सेज, जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट बुक्स होगी, जर्नल आर्टिकल्स होगी, बायोग्राफीज होगी, रिव्यू जो आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं, हिस्टोरिकल जो कमेंट्रीज हैं या फिर क्रिटिसिज्म है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो सेकेंडरी बेस्ड रिसोर्सेज के अंदर रहेंगी। क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें, टू इंश्योर एक्यूरेसी हिस्टोरिकल डाटा इज अंडरगोज टू टाइप ऑफ द क्रिटिसिज्म। एक होता है हमारा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर हम ऑथेंटिसिटी चेक ऑफ द डॉक्यूमेंट और सोर्स, डिटरमाइन वेदर द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन और फॉर्गड। एग्जाम्पल जैसे पेपर एंड इंक एनालिसिस, हैंड राइटिंग होगी आपकी, या फिर ऑथेंटिकेशन, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें आएंगी आपकी वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के अंदर आएगी। अब इंटरनल क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, इंटरनल क्रिटिसिज्म जो रहेगा आपका, इवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, फोकस ऑन मीनिंग एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये दो पॉइंट हैं हमारे जो इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे, जिसके अंदर क्वेश्चन रेज होते हैं हमारे, जैसे इज़ द ऑथर जो होगा हमारा वो रिलायबल है, या फिर डॉक्यूमेंट रिटन एट द टाइम ऑफ द इवेंट जो वो क्या वैलिड है, या फिर वाइसनेस है उसके अंदर। तो इस तरह के जितने भी हमारे पॉइंट रहेंगे वो सारे इसके अंदर हमारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये यूनिट है इसका एक समरी हमारे बीच है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें समरी के अंदर, हम डिस्कस करेंगे दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च है हमारी उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर 16 नंबर का एक सवाल ही आपको ये बन जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव और रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आपने अंतर बताना है, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या क्या उनकी टाइप हैं, वो आपको डिस्कस करने होंगे। 16 नंबर का यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे, जिस तरीके का हमने यहाँ पर कंटेंट जो वो डिस्कस किया है, तो आप यहीं से उस चीज़ को आराम से जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम इसके अंदर पर्पस देखें तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो आपका करंट और इवेंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। पास्ट की अगर हम बात करें तो वो स्टडीज़ जो पास्ट इवेंट के अंदर हुई होती है उनके ऊपर बेस्ड जो हमारा रहता है। डाटा टाइप की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। मोस्टली जो होता है हमारा स्टोरी के अंदर वो क्वालिटेटिव डाटा ही रहता है। टाइम फोकस करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव माना जाता है, और पास्ट के अंदर जो हिस्टोरिकल माना जाता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें, सर्वे और ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी डिस्क्रिप्टिव के अंदर आती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे वो सारे इसके अंदर ही रहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। डाटा की अगर डाटा इवेल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर जो था हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। अगर बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च की तो इसके अंदर सोर्स क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जो है हमारे यहाँ पर फैक्टर्स रहते हैं सोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यार हमारे यहाँ पर पॉइंट्स थे रिसर्च का जो हमारे फर्स्ट यूनिट थी इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होंगी, और यहाँ से आपको एक वैलिड जो है मटेरियल मिला होगा 16 नंबर के पेपर को। यहाँ से कम आपका 20 नंबर का पेपर जो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है आपके दो दो नंबर वाले भी कवर हो जाएंगे, और एक 16 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।